प्रिय विद्यार्थियों, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा के यूट्यूब चैनल अंतर्गत एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे। अमूमन हम गद्य एवं पद्य दोनों की प्रश्न पत्रों में समान रूप से व्याख्या के प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ तक कि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि पद्य या गद्य आधारित प्रश्न पत्रों में दूसरे या तीसरे प्रश्न में सीधे ही हमारा व्याख्या से सामना होता है। यूँ देखा जाए तो विद्यार्थी इन प्रश्नों को बहुत सरल मानते हैं और अच्छी तरह से है करते भी हैं, किंतु फिर भी वे जितनी अपेक्षा करते हैं उतने अंक प्राप्त नहीं कर पाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे मूल कारण है संदर्भ, प्रसंग और टिप्पणी या विशेष से संबंधित त्रुटियां। सामान्यतः देखने में आया है कि विद्यार्थी जब व्याख्या करते हैं तो उनका पूरा ध्यान व्याख्या की तरफ ही होता है। वे संदर्भ, प्रसंग और टिप्पणी को अपेक्षित महत्व प्रदान नहीं करते हैं, जिसके कारण से वे उचित प्राप्तांक प्राप्त नहीं कर पाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी इसी समस्या को देखते हुए आज हम संदर्भ, प्रसंग और टिप्पणी को श्रेष्ठ पद्धति से किस प्रकार लिखा जाए, यह देखने समझने का प्रयास करेंगे। आपको वैसे तो ध्यान में ही होगा, फिर भी एक बार आपको पुनः स्मृति करवाना चाहूँगा कि व्याख्या के प्रश्नों में जो आपके अंक होते हैं वे बटे हुए होते हैं। उनमें संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और टिप्पणी, ये 4 भाग होते हैं और इन चारों ही भागों में अंक विभाजन होता है। यदि आप इन चारों भागों को समान महत्व प्रदान करते हुए अपनी व्याख्या प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित तौर पर आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। आइए आज हम इसी को लेकर के अपनी बातचीत प्रारंभ करते हैं। हम जब व्याख्या देखते हैं तो व्याख्या में सर्वप्रथम हमें संदर्भ का प्रयोग करना है। संदर्भ से क्या तात्पर्य है? आप जानते ही होंगे कि संदर्भ में हमारे सामने जो पद्यांश है, पद्यांश इसलिए मैं कह रहा हूँ, वैसे तो व्याख्या में लगभग मिलता जुलता ही गद्य और पद्य में रूप हम प्रयुक्त करते हैं, परंतु
अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वह पद्यांश को लेकर के कर रहे हैं। पद्यांश से तात्पर्य है किसी कविता, खंडकाव्य या महाकाव्य का अंश या फिर कोई मुक्तक, इसको लेकर के हम अभी बात कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, संदर्भ में हमें जो हमारे सामने पद्यांश प्रस्तुत है उसके स्रोत को वहाँ पर हमें प्रयुक्त करना है, निभाना है, बताना है। सबसे पहले हम संदर्भ लिख करके उसे अंडरलाइन कर देंगे और उसके पश्चात हम संदर्भ लिखना प्रारंभ करेंगे। संदर्भ यह पद्यांश का आधार होता है और प्रस्तुत जो अंश है उसका स्रोत क्या है वह हम बताने का प्रयास करते हैं। इसमें हम जो पद्यांश है वह किस पाठ्यपुस्तक से लिया गया है या किस पुस्तक से उद्धृत है या फिर किसी ग्रंथ से लिया गया हो तो उसका परिचय हम देते हैं। उसके पश्चात यदि उस पुस्तक के कोई एक लेखक हैं तो हम कवि हैं, रचनाकार हैं, तो उसका परिचय देते हैं और वहाँ पर हमें संपादक के परिचय की आवश्यकता नहीं होती है। परंतु संकलित हैं, संकलित से तात्पर्य है जैसे 5-7 कवियों का कुछ अंश है वह उस पुस्तक में प्रयुक्त हैं तो वह संकलित कहलाएगा। तो वहाँ पर हमें संपादक का परिचय भी देना होगा। तत्पश्चात हम कविता या पद्यांश के रचनाकार का परिचय प्रदान करते हैं। कविता या पद्यांश के परिचय उपरांत हम वह पद्यांश उसके यदि किसी भाग, खंड, सर्ग या अंक से लिया गया है तो उसका परिचय हम प्रदान करते हैं। और यदि आपको पता है कि उस पुस्तक के प्रकाशक कौन है तो उसका विवरण भी हम दे सकते हैं, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि संदर्भ में हमें पुस्तक, कवि, रचनाकार, पुस्तक का नाम और उसके भाग या खंड का परिचय प्रदान करना है। ध्यान देने वाली बात है कि यदि आप संदर्भ और प्रसंग दोनों साथ में लिखते हैं तो फिर संदर्भ के साथ में आप प्रसंग जोड़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ संदर्भ लिख रहे हैं तो आपको उस पद्यांश के विषय में कुछ भी नहीं लिखना है, वह हम प्रसंग अंतर्गत लिखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, प्रसंग को हम प्रारंभ करें उससे पहले मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि जब हम कविता से संबंधित कोई व्याख्या करते हैं तो वहाँ पर हमें कवि या रचनाकार शब्द का प्रयोग करना है, लेखक शब्द का प्रयोग हमें नहीं करना है। लेखक का हम गद्य में प्रयोग करेंगे। हम कविताकार कह सकते हैं, रचनाकार कह सकते हैं, कवि कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रसंग की। प्रसंग जो आपके समक्ष पद्यांश उपस्थित है उस पद्यांश की एक तरह से भूमिका है, अर्थात उस जो
पद्यांश आपके सामने है उसको पूर्वोक्त प्रसंग से जोड़ना ही प्रसंग है। हमें प्रसंग में यह बताना होता है कि हमारे सामने जो अंश प्रस्तुत है उसकी रचना कवि ने क्यों की है, या उससे पहले कवि क्या कह चुका है, या फिर यदि कोई घटना है तो किस घटना का जिक्र है, यदि कोई कहानी है तो किस कहानी का जिक्र है, यदि कोई उसका पौराणिक आधार है तो उस आधार को हमें प्रस्तुत करना है, यदि उसका कोई ऐतिहासिक आधार है तो हमें वह ऐतिहासिक आधार बताना है, या फिर किसी विषय विशेष से संबंधित है तो उसकी हमें संक्षिप्त में जानकारी देनी है। सामान्यतः हम देखते हैं कि कई बार विद्यार्थी अपना प्रभाव जमाने के लिए प्रसंग को बहुत विस्तृत कर देते हैं। यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि आप प्रसंग लिख रहे हैं, प्रसंग को यथासंभव हमें संक्षिप्त करना है। बस हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि जो पाठक है वह पूर्व में जो घटित घटना है या उसका जो भी आधार है उससे जुड़ जाए, बस इतना ही हमारा मकसद रहता है। इसलिए हमें संक्षिप्त में प्रसंग को प्रस्तुत करना है। अनावश्यक विस्तार से आपका समय व्यतीत हो जाएगा, फिर आप व्याख्या को पर्याप्त महत्व नहीं प्रदान कर सकेंगे, और इससे होगा क्या कि जो व्याख्या का आपको समय देना होता है वह आप नहीं दे पाते हैं, या फिर बाद में जो प्रश्न हैं उन्हें आप अच्छी तरह से प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें समय प्रबंधन का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। समाहर्तः एक पंक्ति में हम प्रसंग समझे तो पूर्वोक्त प्रसंग से जोड़ना ही प्रसंग है। प्रसंग के पश्चात हम बात करते हैं विशेष या टिप्पणी को। कुछ विद्यार्थी विशेष शब्द का प्रयोग करते हैं, कुछ विद्यार्थी टिप्पणी शब्द का प्रयोग करते हैं, दोनों ही सही है। इसमें हम शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य संबंधित विशेषताओं को प्रस्तुत करते हैं। यहाँ हम उस जो पद्यांश है उसकी भाषा शैली कैसी है वह बताने का प्रयास करेंगे। भाषा सामान्यतः जो हमारे सामने पद्यांश है उसकी भाषा को हमको बताना है। कई बार हम देखते हैं कि विद्यार्थी कुछ रटंत प्रवृत्ति के होते हैं और सीधे ही लिख लेते हैं कि भाषा सहज सरल है। अब आपके सामने जो पद्यांश है यदि उसकी भाषा सहज नहीं है और आप सहज लिखेंगे तो आपका नकारात्मक प्रभाव उपस्थित होगा। इसलिए जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उस पद्यांश की जो भाषा आपको कैसी लगी वह बताना है। यहाँ पर यह महत्वपूर्ण बात है, तो आपको बताना है कि भाषा कैसी है और आपको वह भाषा कैसी लगी, भाषा का स्तर किस प्रकार का ये बताना है। तत्पश्चात यदि वह भाषा तत्सम शब्दावली युक्त है तो आप वह लिखिए, यदि वह तद्भव शब्दावली युक्त है तो वह लिखिए, यदि देशज शब्द या ग्रामीण शब्दों का प्रयोग है तो उस प्रकार आप उसको अंकित कर सकते हैं। जैसे कि यदि आप कामायनी जैसे ग्रंथ की विशेषता लिख रहे हैं तो आप वहाँ पर तत्सम शब्दावली का प्रयोग लिख सकते हैं। लेकिन आप यदि कबीर की टिप्पणी लिख रहे हैं और आपने वहाँ पर तत्सम शब्दावली लिख लिया तो फिर आपका वह नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होगा। जब भाषा संबंधित ये पहली दूसरी विशेषता हो जाए उसके पश्चात हमें भाव सौंदर्य को प्रकट करना है, अर्थात जो संपूर्ण पद्यांश आपने देखा उसका मूल भाव क्या है वह आप विशेष या टिप्पणी के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकते हैं।
उसके पश्चात विद्यार्थियों, आपको यदि रस की जानकारी है और आप उसमें कौन से रस का प्रयोग हुआ है वह जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो आप उसको बताइए। यदि उस संपूर्ण पद्यांश में आपको कोई अलंकार दिखता है, नज़र आता है और आप उसकी सही पहचान कर लेते हैं तो आप उस अलंकार का परिचय दे दीजिए कि इस पंक्ति में इस अलंकार का प्रयोग हुआ। वहाँ आपको लक्षण नहीं लिखने हैं, बस इस पंक्ति में इस अलंकार का प्रयोग हुआ, इतना ही आपको बताना है। फिर उसमें आपको यदि कोई छंद विशेष की जानकारी मिलती है, आपको ध्यान में आता है, आप उसकी पहचान कर सकते हैं तो आप उस छंद का परिचय दे दीजिए। इसी तरह आप उसके काव्य गुण की पहचान कर लेते हैं तो आपको वह भी बताना है। यदि उस पद्यांश में कोई दोष प्रयुक्त हो गया है तो वह भी आपको विशेष या टिप्पणी में लिखना चाहिए। साथ ही तीनों शब्द शक्तियाँ हैं, वह शब्द शक्ति या उनके किसी अंग की आपको जानकारी है तो उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। यदि उसमें लोकोक्ति, मुहावरे इत्यादि का प्रयोग हुआ है तो वह भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं। समाहारतः हम संक्षिप्त में कहें तो भाषा संबंधित जो भी अंग है, काव्य शास्त्र संबंधित जो भी अंग है, उन सभी का प्रयोग हमें विशेष या टिप्पणी के अंतर्गत करना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संदर्भ, प्रसंग और विशेष का किसी व्याख्या को करते समय बहुत ज़्यादा महत्व होता है। हमें सर्वप्रथम संदर्भ लिखना है, तत्पश्चात हमें प्रसंग लिखना है, तत्पश्चात हमें व्याख्या करनी है और अंत में विशेष या टिप्पणी हमें देनी है। ये हमारा एक निर्धारित क्रम है, उसमें हमें किसी भी प्रकार का प्रयोग नहीं करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे विश्वास है कि ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है और आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब हम आगामी कड़ी में किसी एक व्याख्या को लेकर के हम इन संदर्भ, प्रसंग और विशेष के आधार पे उसका मूल्यांकन करना चाहेंगे, उसे तोलने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।